Good morning, everybody. Hi, welcome to the first lecture of CA Foundation. Myself, CA गितेश सिंगला. हम इस लेक्चर में कवर करेंगे आपका CA फाउंडेशन का एक ओवरव्यू. और जो भी CA फाउंडेशन एस्पिरेंट है, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको CA फाउंडेशन में यह समझ में आ जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या इसका पासिंग क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स आपको लेने हैं पास होने के लिए, और जिस इंस्टीट्यूट से आप अपने आप को जोड़ रहे हैं, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि आज आप जुड़ रहे हैं ICAI के स्टूडेंट की तरह. जब आप CA बन जाएंगे, आप बनेंगे ICAI के मेंबर. तो उस इंस्टीट्यूट की क्या सोच है जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट के बारे में भी हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे. तो शुरू करते हैं. CA फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर हैं. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4. ये चारों पेपर अलग अलग दिन पे होते हैं. एक टाइम था CA CPT, CA फाउंडेशन से पुराना पेपर होता था CPT, वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता था पूरा, और वो एक ही दिन होता था पूरे का पूरा पेपर. लेकिन CA फाउंडेशन में 4 पेपर अलग अलग दिन पे होते हैं. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और इन चारों में एक एक छुट्टी होती है. तो चारों पेपर के नाम आपके सामने. पहले पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग. बचपन में आपने पढ़ा हुआ है. बचपन बोले तो +1 एंड +2 अकाउंट्स के नाम से पढ़ते थे. से आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स, अकाउंटिंग, इस तरह के नाम आपने पढ़े हुए हैं. यहां हम CA फाउंडेशन में से बोलते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. अब यहां भी एक बड़ी अच्छी सी बात आपके साथ डिस्कस करनी है. आपने बचपन से वर्ड सुने हुए हैं, एक प्रिंसिपल और एक और प्रिंसी पर वो पल. प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल हैं. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं. आपने बचपन में सुना होगा स्कूल का प्रिंसिपल, है ना? स्कूल का प्रिंसिपल, माइंड में इमेज भी आगे होगी आपके स्कूल के प्रिंसिपल की. ये कौन से वाला होता था? PAL वाला या PLE वाला? PAL वाला. पक्का PAL वाला यही कह रहे हो आप? सारे बच्चे जो श्योर नहीं है वो मान लो यही था. स्कूल वाला प्रिंसिपल PAL था. अगला क्वेश्चन. आपने बचपन में अकाउंट्स में कुछ प्रिंसिपल पढ़े थे. मैचिंग प्रिंसिपल, पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल. अगर ये वाले याद नहीं आ रहे कोई बात नहीं, मैनेजमेंट के तो याद आ जाएंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इस तरह के. प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, मैनेजमेंट +2, फ्योल, टेलर. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट. यहां से आंसर शुरू होते थे. वो कौन से वाले प्रिंसिपल होते थे? वो PLE वाले होते थे. बिल्कुल ठीक आंसर. अगला संभालना क्वेश्चन. एक मैथ्स में भी प्रिंसिपल पढ़ते थे आप, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट. वो PAL होता था या PLE? ये गूगली है क्वेश्चन थोड़ा. PAL, PLE. देखो यहां विवाद हमेशा होता है. मजा तभी आता क्लास के अंदर. विवाद के बिना मजा ही नहीं आता. विवाद के बिना नो स्वाद. विवाद उठ गया भाई. कुछ बच्चे कह रहे हैं स्कूल वाला प्रिंसिपल और मैथ्स वाला प्रिंसिपल सेम है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, स्कूल वाला प्रिंसिपल PAL था और मैथ्स वाला प्रिंसिपल PLE. मैं वोटिंग करवाता हूं. वैसे काफी बच्चे वोट नहीं करेंगे, मेरे को पता है, क्वेश्चन टेक्निकल है. कौन कौन बच्चे कहते हैं मैथ्स का प्रिंसिपल PAL है? रेज योर हैंड्स. मैथ्स का केवल एक बच्चा. स्कूल का प्रिंसिपल और मैथ्स का प्रिंसिपल एक. कौन कौन बच्चे कहते हैं मैथ्स में PLE वाला प्रिंसिपल होता था? कुछ बच्चे. कुछ मैंने कहा पहले हाथ नहीं खड़ा करेंगे कहीं भी, पर मैक्सिमम बच्चे गलत हैं. कॉन्सेप्ट बिल्ड पहले लेक्चर से शुरू. आज ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगा मैं आपकी, क्योंकि अगर आप मैथ्स और अकाउंट से रिलेट करोगे ना, आप कंफ्यूज होगे लाइफ टाइम. लेकिन अगर आप ये सोचोगे ये इंग्लिश के 2 वर्ड हैं, अगर इंग्लिश का ही मुझे मीनिंग पता लग जाए कि इनका मीनिंग क्या है, आप फिट कर दोगे वर्ड अपने आप. तो मैं आपको बताता हूं, ये जो प्रिंसिपल होता है PLE वाला, ये किसी कॉन्सेप्ट के लिए यूज होता है. कॉन्सेप्ट कह लो, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो सिद्धांत. इसीलिए वो जो मैचिंग प्रिंसिपल, पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, वो सारे PLE वाले होते थे.
इवन प्रिंसिपल जो आपने फ्योल और टेलर के पढ़े हैं, साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक, वो सारे भी पीएलई वाले होते थे। और ये पीएल वाले का मतलब होता है मेन। मेन बोले तो मुख्य, स्कूल का मुख्य अध्यापक यानी प्रिंसिपल, स्कूल की मुख्य अध्यापिका यानी कि प्रिंसिपल मैडम। अब सर मैथ्स का भी बता दो, पीएल। 1 लाख का प्रिंसिपल यानी मेन अमाउंट, 10,000 का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट, कभी नहीं भूलोगे। पीएल का मतलब है मेन, यानी स्कूल वाला प्रिंसिपल भी यही था और आपका मैथ्स वाला प्रिंसिपल भी यही था। क्या आपको याद रहेगा आज के बाद? ये छोटी छोटी चीजों का फर्क पड़ता है। आप एक ऐसे कोर्स में आए हैं जहां बहुत अच्छे से चीजें पढ़नी है आपने, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड फर्स्ट लेक्चर से ही शुरू हो जाते हैं। बचपन का कॉन्सेप्ट है क्लियर, आज जाके हुआ है शायद। PAL स्टैंड्स फॉर मेन, PLE वाला प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर कोई कॉन्सेप्ट। अब आखिरी क्वेश्चन, जो ये वर्ड हम पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, सब्जेक्ट का नाम ये था, वहां कौन से वाला प्रिंसिपल है? PLE वाला, बिल्कुल ठीक। आप देख सकते हैं PLE। छोटी छोटी चीजों पे आपका फोकस करवाया करेंगे जो अपने आप से नजरअंदाज हो जाती हैं। अपने आप से जो चीजें इग्नोर कर देता है बच्चा, उन सारी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे और उससे नॉलेज लेवल अपने आप ही बढ़ेगा। क्या सबको पहला पेपर का नाम क्लियर है? यस और नो? क्या नाम है पेपर का? प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। पूरे 100 मार्क्स का पेपर है। सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है उसकी बात हम अलग से करेंगे। अभी मान के चलो सब्जेक्टिव पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, लिखने वाला पूरा। आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 में 2 सेक्शंस हैं। इन्हें आप सेक्शन भी बोल सकते हो, इन्हें आप पार्ट्स भी बोल सकते हो, पार्ट ए पार्ट बी, या सेक्शन ए सेक्शन बी। मैं सेक्शन बोल के चल रहा हूं। एक सेक्शन है बिजनेस लॉ और एक सेक्शन है BCR, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। लॉ आप पहली बार पढ़ेंगे, +1 +2 में नहीं पढ़ा होता। BCR को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक तरह से इंग्लिश का सब्जेक्ट है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशंस, और रिपोर्टिंग मतलब कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, कोई नोटिस तैयार करना है, कोई इस तरह की चीजें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते हो, यानी इट इज मोर और लेस रिलेटेड टू इंग्लिश। BCR, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। 60 मार्क्स का लॉ है, 40 मार्क्स का आपका BCR है, टोटल आपका 100 मार्क्स का बनता है पेपर 2। बिजनेस लॉ जो सब्जेक्ट है ये आपके बीकॉम में भी आता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, +1 +2 में नहीं पढ़ा होता। उसके बाद पेपर 3 के अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ये बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग जिसे हम LR बोला करेंगे, और स्टैटिस्टिक्स जिसे हम स्टैट्स बोला करेंगे, यानी मैथ्स, LR, स्टैट्स। मैथ्स का जो टॉपिक है वो 40 मार्क्स का है, 20 मार्क्स की LR है और 40 मार्क्स का स्टैट्स है। तो पेपर 3 भी आपका बन जाता है 100 मार्क्स का। अब ये पेपर के साथ हमने एक स्टार भी मार्क किया हुआ है। स्टार मतलब ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसकी बात हम करेंगे। पेपर 4 पे भी स्टार मार्क्ड है। इसके अंदर 2 सेक्शन है, एक इकोनॉमिक्स जिसके आगे बिजनेस वर्ड लिखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप बिजनेस के साथ ही रिलेट करोगे सारी चीजें, कॉमर्स फील्ड से हो, सीए भी कॉमर्स ही है और क्या, कॉमर्स के बाहर थोड़ी ना सीए में कुछ। और आखिर में बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जिसे आप BCK बोलते हो। ये सब्जेक्ट आपका +1 की कुछ बिजनेस स्टडीज से उठाया हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट्स, और कुछ आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स उठाए हुए हैं, मिक्स करके सब्जेक्ट बना दिया बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये आपका 40 मार्क्स का है। तो एक बार पहले रिव्यू करते हैं। पेपर 1 अकाउंट्स 100 मार्क्स, पेपर 2 बिजनेस लॉ सेक्शन ए 60 मार्क्स, सेक्शन बी BCR 40 मार्क्स, पेपर 3 सेक्शन ए मैथ्स 40 मार्क्स, LR 20 मार्क्स, स्टैट्स 40 मार्क्स, और पेपर 4 2 सेक्शन, सेक्शन ए इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स और 40 मार्क्स BCK। एक बात छोटी सी और, मार्केट में बहुत ये अफवाहें चलती हैं कि न्यू कोर्स आ गया है, न्यू कोर्स आ गया है सीए का। जी नहीं, जब तक न्यू कोर्स नोटिफाई नहीं हो रहा है, ये सीए फाउंडेशन का एग्जिस्टिंग कोर्स है। न्यू कोर्स में बातें हो रही हैं कि BCR का सब्जेक्ट हटा देंगे, BCK का सब्जेक्ट हटा देंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियली नोटिफाई नहीं होगा तब तक आपने सब कुछ यही पढ़ना है। और आज डेट है 3 अप्रैल 2023, 3 अप्रैल 2023 तक कुछ भी नया नोटिफाई नहीं हुआ है। इनफैक्ट ICAI क्लैरिफाई कर चुका है कि जो ये दिसंबर का पेपर होना है, दिसंबर 2023 का, वो एज पर एग्जिस्टिंग कोर्स होना है।
तो आपने ये न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना। इस कोर्स के हिसाब से दिसंबर की तैयारी करी जाएगी। क्या सबको यहां तक क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर और सब्जेक्टिव टाइप पेपर की भी। जैसे मैंने अलग से प्रिंसिपल और प्रिंसिपल समझाया, आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझा के भेजूंगा, ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव। पहले मैं आपको यह बता दूं, पेपर 1 और 2 पूरी तरह सब्जेक्टिव है, पेपर 3 और 4 पूरी तरह ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड है पेपर 3 और 4। कौन सा था पेपर 3? मैथ्स एलआर वाला। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी बात और, काफी बच्चे आके बोलते हैं कि सर मैथ्स हमने पढ़ा नहीं हुआ +1 +2 में अच्छे से, या हमने एडिशनल लिया हुआ था और आपको पता है एडिशनल कैसे पढ़ते हैं हम लोग। तो वो सब चीजें होती हैं, डोंट वरी, 6-7 महीने का टाइम आपको मिलता है सीए फाउंडेशन में, आराम से मैथ्स तैयार हो जाएगा आपका सीए फाउंडेशन का, डोंट वरी एट ऑल। तो अगर किसी के माइंड में ये चीजें चल रही हैं, पहले क्लियर कर रहा हूं। खैर, अब आते हैं वापस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। अब हमें तो सिर्फ ये पता सर, ऑब्जेक्टिव होता है एमसीक्यू बेस्ड, सब्जेक्टिव होता है जिसमें शीट्स भरनी होती हैं, जिसमें गप्पें भी चल जाती हैं थोड़ी बहुत। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? लेकिन अब ये भी 2 इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इनको समझाना है मैंने आपको। तो पहले मैं समझा देता हूं, फिर मैं ना आपसे एक स्टेटमेंट पूछूंगा, आपने मेरे को बताना होगा कि क्या ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, क्या ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, जिसमें जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, जजमेंट्स, यानी हर आदमी का व्यू अलग हो सकता है जिसमें, वो सब्जेक्टिव होता है। और जो हिंदी में अगर बोलूं, लिखता इंग्लिश में हूं, जो पूरी तरह दृढ़ होता है, दृढ़, सुना ना वर्ड हिंदी का दृढ़, जिसमें कोई बहस नहीं हो सकती कि इतना है तो इतना ही है, ये है तो यही है। जैसे अगर ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो अगर बी आंसर सही है तो बी आंसर सही है, उसे हम बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव। पहले इंग्लिश के वर्ड बता रहा हूं 2, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को आंसर देना। मेरे पीछे ना यहाँ पे एक एसी लगा हुआ है, एसी, ये एसी कुछ चीजें सिखा के जाएगा आपको। मैं आपको पूछता हूं इस एसी की, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपने ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। या मैं 2 स्टेटमेंट्स बोलता हूं, आपने दोनों में से बताना है कौन सी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, कौन सी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ध्यान से दिमाग लगा के। मैं बोलता हूं इस एसी की कॉस्ट प्राइस 40,000 है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2, इस एसी की मार्केट प्राइस 30,000 है, या चलो दोनों 40 मान लो, वरना आप 40-30 में उलझे रहोगे। 40-30 का कोई फर्क नहीं है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक में कॉस्ट प्राइस बोली है और एक में मार्केट प्राइस। कौन सी स्टेटमेंट आपको सब्जेक्टिव लग रही है? कौन सी वाली? कॉस्ट वाली, मार्केट वाली? मार्केट वाली, क्योंकि हर आदमी का व्यू अलग होएगा मार्केट प्राइस को लेके। देयर विल बी जजमेंट्स, कोई मार्केट प्राइस अलग बोलेगा, कोई मार्केट प्राइस अलग बोलेगा, कोई मार्केट प्राइस अलग बोलेगा। सर कॉस्ट भी तो अलग अलग बोल सकता है बंदा। जी नहीं, कॉस्ट का तो आपके पास बिल होगा, इनवॉइस होगा। बताओ ये एसी जितने में खरीदा होगा, क्या इसका इनवॉइस कटा होगा? इनवॉइस पे अमाउंट आ रही होगी, वही अमाउंट मैं भी बोलूंगा, वही अमाउंट उस इनवॉइस को पढ़ के आप भी बोलेंगे। उसमें जजमेंट कहां से आ गई? इनवॉइस कह रहा है सीधा कितनी अमाउंट है 40,000, तो कितनी अमाउंट है 40,000। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट सुनना, इसीलिए बचपन से आपको बोलते थे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट्स को रिकॉर्ड करो, मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड ना करो। क्योंकि मार्केट प्राइस में क्या होती है? सब्जेक्टिविटी, जबकि कॉस्ट प्राइस में क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी। जो +1 +2 में पढ़ा भी हुआ है ना, सब इकट्ठा कर देंगे कॉन्सेप्चुअली। अब एक बात और सोचना, पेपर से लगा के दिखाता हूं ये। मेरे को ये बताओ, 2 दोस्त पेपर दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव, दोनों के सारे ऑप्शन सेम है। वो कैसे, वो मत पूछो, बस सेम है, चाहे अपना दिमाग लगा के चाहे कुछ और फंडे लगा के, दोनों के आंसर सेम है। बताइए दोनों के मार्क्स सेम आएंगे अलग आएंगे? दोनों के मार्क्स सेम आएंगे अलग आएंगे? अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है सेम आएंगे। अगर ए आंसर सही है और आपने ए करा दोनों ने, तो दोनों को नंबर मिलेंगे, और अगर आपने नहीं करा तो दोनों के नंबर सेम कटेंगे, सेम मिलेंगे, सेम कटेंगे, सेम मिलेंगे, सेम कटेंगे। अगर सेम ऑप्शंस करी हैं
हालांकि आप ये ना कहना सर जजमेंट लगा के आंसर करा है, फिर तो सब कुछ ही सब्जेक्टिव हो जाएगा, जजमेंट तो हर जगह लगती है। यहां जजमेंट का मतलब है अलग अलग हो सकता है सबका। अब ये ना कहना सर सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, उसकी इवैल्यूएशन जब होगी एमसीक्यू पेपर की, क्या उसकी इवैल्यूएशन में क्या जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, या कंप्यूटर भी चेक कर सकता है उसे? कंप्यूटर भी चेक कर देता है एमसीक्यू को, तो कोई जजमेंट लगानी नहीं। जिसके सही आंसर हैं से मतलब जिसका उसको बता दिया ए आंसर सही है, उसने ए को टिक कर देना है, बाकी को गलत कर देना है, जजमेंट लगी नहीं रही कोई। सबकी इवैल्यूएशन सेम होगी, मानते हो? अब सेम चीज सोचो सब्जेक्टिव में, बताओ आपके और आपके दोस्त ने सेम पेपर लिखा, बिल्कुल सेम, जहां उसने कॉमा लगाया हुआ है आपने भी वहीं कॉमा लगाया हुआ है, जहां आपने इज एम आर लिखा हुआ है उसने भी वहीं इज एम आर लिखा हुआ है, सेम डिट्टो। बताओ पर दोनों के नंबर सेम आएंगे या अलग हो सकते हैं? हो सकते हैं। टीचर बोलती मेरे को तेरी राइटिंग पसंद नहीं, मेरे तेरा नंबर काट ली, जा कर ले जो करने। तेरी शक्ल पसंद नहीं, मैंने तेरा नंबर काट ली, जो करना कर। जजमेंट, यानी सेम आंसर होने के बावजूद भी देयर कैन बी डिफरेंट मार्क्स। इसीलिए आपको पता है बच्चों को लगता है कि मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, मेरे साथ बायसनेस हो रही है, तो कई कंपटीशन के पेपर इस पैटर्न को ना फॉलो करके इस पैटर्न को ज्यादा फॉलो करते हैं, ताकि सारे बच्चों की इवैल्यूएशन कॉमन हो, सारे बच्चों की इवैल्यूएशन कॉमन हो। और आईसीआई ने भी इस एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट किया अपने सिलेबस के अंदर कि कुछ पेपर सब्जेक्टिव होंगे, क्योंकि हम बच्चों के राइटिंग स्किल्स भी टेस्ट करना चाहते हैं, और कुछ पेपर एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो दोनों का मिक्सचर कर दिया आईसीआई ने। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो देखिए, पेपर 3 एंड पेपर 4 आर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स। आज के बाद याद रहेगा एमसीक्यू बेस्ड है, और अच्छी बात ये, अच्छी बोल लो बुरी बोल लो, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। बच्चों के लिए बुरी है, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से जरूरी है चीज, वरना तुक्के मार मार के बच्चे आगे निकलते रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब बच्चा यहां पे ना कैलकुलेशन मारता अपनी खतरनाक वाली, 4 क्वेश्चन अगर मैंने अटेम्प्ट करे तुक्के वाले, 3 अगर मेरे गलत भी हो गए, 1 अगर मेरा सही भी हो गया, तो जो 1 मेरा सही हुआ, करेक्ट के कितने नंबर मिल जाएंगे बोलो? जो सही हो गया 1, 1 मार्क ईच क्वेश्चन है, सारे सारे 1 मार्क ईच क्वेश्चन है। और अगर मेरे 3 इनकरेक्ट हो गए, अगर मेरे 3 इनकरेक्ट हो गए, तो बताओ 1 इनकरेक्ट का कितना नंबर कट रहा है? 0.25। 3 का कितना कटा? 0.75। तो भी मैं 0.25 के प्रॉफिट में हूं। ये बच्चे की कैलकुलेशन है, लेकिन ये ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो नहीं पाती, क्योंकि जहां बच्चे ने तुक्के मारे होते हैं वो तो ज्यादातर 4 में से 4 गलत हो रहे होते हैं, पहली बात। और जहां बच्चे को ये भी लग रहा होता है मेरा पक्का सही है, वो वाले भी कुछ सिली मिस्टेक्स करके आ रहा होता है बच्चा। तो कुल मिला के नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा हावी हो जाती है बच्चे पे। इसलिए हम लोग यहां पे अपनी क्लासेस में कभी भी ओवर अटेम्प्ट आपको सजेस्ट नहीं करते। वो बातें हम लेटर ऑन करते रहेंगे टेस्ट के अंदर। जब आप टेस्ट दोगे यहां पे आपको पता लगेगा कि गलतियां कितनी होती हैं। तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस का, हर एक इनकरेक्ट का कितना गलत, कितना नंबर कटेगा? 0.25। फॉर ईच करेक्ट आंसर यू गेट 1 मार्क, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 0.25 इज डिडक्टेड। उससे अच्छा ये होता ना अगर आप कुछ भी अटेम्प्ट ना करते चारों में से। ये तो खैर अच्छा बेनिफिशियल केस बन गया आपके लिए, बट सोचो अगर चारों के चारों गलत हो जाते तो -1 हो जाता आपका, -1 आपका हो जाता जो स्कोर आप कर रहे थे। क्या आपको बात क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग की कहानी क्लियर है? फॉर ईच करेक्ट आंसर यू गेट 1 मार्क, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 0.25 इज डिडक्टेड। अब देखो एग्जांपल, देखो उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी। मान लो 30 क्वेश्चन है आपके, 30 में से आपने 18 करेक्ट कर दिए और 12 आपने इनकरेक्ट कर दिए, कि मैं तो जी सारे अटेम्प्ट करके आऊंगा, एमसीक्यू है, छोड़ना ही कोई नहीं, सारे गोले भर के आएंगे, ओएमआर शीट है, खाली क्यों छोड़नी है? तो आपके नंबर देखो कैसे बनेंगे। 18 क्वेश्चन सही के आपके 18 मार्क्स आपने कमाए, 4 के मगर 1 नंबर कट जाता है, 12 के मगर 3 नंबर कट गए आपके। तो 18 जो आपने कमाए थे, 3 जो आपने गवाए, नेट आपके 15 निकल के आएंगे। अगर आप ये खाली छोड़ देते तो आप 18 नंबर कमा रहे थे, माइनस कुछ होना ही नहीं था। तो ओवर अटेम्प्ट देख के करना है अगर करना है।
वो बातें बाद की हैं वैसे जब सिलेबस चलेगा, बट आई होप नेगेटिव मार्किंग वर्किंग समझ में आ रही है सबको। इट इज बेटर टू स्किप जनरली। बाकी अगर करेक्ट क्वेश्चन ही आपके 2-4 बन रहे हैं फिर तो सारा अटेम्प्ट करके आएगा बच्चा। लेकिन अगर करेक्ट इतने बन रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है मैं पास हो रहा हूं, क्यों पंगा लेना है? इतना भी क्या लालच? यस और नो? 30 में से 18 वाला पास हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे पासिंग क्राइटेरिया। खैर, सबको क्लियर है? करेक्ट इनकरेक्ट समझ में आ गया? सर क्या पेपर 1 और 2 में भी कोई करेक्ट इनकरेक्ट का कुछ है क्या? नहीं, वो तो सब्जेक्टिव पेपर है ना, उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होनी है। चलते हैं आगे। सर ये बता दो पासिंग क्राइटेरिया क्या है सीए फाउंडेशन का? क्या हमें करना होगा कि हम पास हो जाएं? तो सुनिएगा, एक कैंडिडेट को पास मान लिया जाएगा अगर वो एक सिटिंग में, एक सिटिंग मतलब अगर आप दिसंबर का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो दिसंबर की सिटिंग में आप ये नीचे लिखी 2 कंडीशंस पूरी कर लेते हो। यानी ये नहीं कर सकते आधे पेपर दिसंबर में कर लिए आधे पेपर जून में कर लिए, दिस इज नॉट अलाउड। 2 कंडीशंस क्या पूरी करनी है सुनना, जो ऊपर के 4 पेपर हैं, पेपर 1 2 3 4 जो कि 100 मार्क्स ईच हैं टोटल, हर एक में आपके कम से कम 40% होने चाहिए ईच पेपर में। अब यहां बच्चों का एक बड़ा खतरनाक डाउट आता है कि सर हमारा ना मैथ्स बड़ा वीक है सर हमारा मैथ्स वीक है सर, हमारे ये 40 में से 40% यानी 16 नंबर लेने मुश्किल है सर, शायद हम 100 में से 40 तो ले लें पर शायद 40 में से 16 लेने मुश्किल है हमारे लिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो 40 नंबर की कंडीशन है दिस इज नॉट सेक्शन वाइज, यानी टोटल अगर 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपके मैथ्स में 16 नहीं भी बन रहे, हो सकता है स्टैट्स में आप 25 ले जाओ 40 में से, एलआर में आप 20 में से 15 ले जाओ, मैथ्स में 2-4 भी ले लिए तो भी पास है ये पेपर। पर हम 2-4 नंबर की तैयारी नहीं करवाएंगे, डोंट वरी। पर क्योंकि पहला लेक्चर है इसलिए क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चों को मैथ्स में डर होता है। हम तो मैथ्स में भी 40 में से 40 का टारगेट लेके चलेंगे। क्या आपको ये बात क्लियर है? सेक्शन वाइज ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन कैसे है? पेपर वाइज। इतना ही नहीं, कहता रुको अभी और है, ठहरो जरा, और है एक एंड आपको और करना है, सारे पेपर्स का मिलाकर एग्रीगेट 50% बनना चाहिए, यानी इंडिविजुअली 40% हर पेपर में, पर ओवरऑल 50%, यानी 400 में से 200 नंबर लेने पड़ेंगे टोटल। तो अब इन 2 कंडीशंस के ना कुछ केस एनालाइज करते हैं कि क्या क्या केस बन सकते हैं स्टूडेंट के साथ। इसके अलावा कोई केस आपको माइंड में आ रहा हुआ वो भी आप पूछिएगा। पहले मैंने आपके लिए जो केस बनाए हैं, इलस्ट्रेशन बनाई है इसके लिए आपके लिए, तो आइए देखते हैं। 4 तरह के स्टूडेंट हैं, एक एक करके स्टूडेंट को देखते हैं क्या वो पास होता है कि नहीं होता। आप मेरे साथ साथ देखिएगा। पेपर 1 स्टूडेंट ए, पहले स्टूडेंट ए पे फोकस करो। पेपर 1 में आए 50 मार्क्स, पेपर 2 में आए 50 मार्क्स, पेपर 3 में आए 50 मार्क्स, पेपर 4 में आए 50 मार्क्स। क्या बात है, बच्चा कहता है 1 नंबर और नहीं लेना मैंने, टोटल 200 ही लेने। पहले बताओ क्या इसकी कंडीशन नंबर 1 पूरी होगी? क्या थी कंडीशन 1? 40% ईच इन एवरी। तो यस भाई, अगला तो 50% लेके बैठा है, एक्स्ट्रा लेके बैठा है, 10% बांट सकता है किसी को, पर ना बंटवाना फेल हो जाएगा क्योंकि 200 पे है पूरे। बताओ दूसरी कंडीशन क्या है? क्या एग्रीगेट 50% बन रहा है? यस। तो क्या ऐसा बच्चा सीए फाउंडेशन पास हो गया है? यस। ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ, पास हो गया बच्चा। ये पहला स्टूडेंट है। आइए दूसरा स्टूडेंट, पेपर 1 55 मार्क्स। क्या बात है, अकाउंट्स में खींच गया नंबर बच्चा। वैसे तो और लेंगे, डोंट वरी, ये तो इलस्ट्रेशन है। 45 मार्क्स लॉ वाले पेपर में। पेपर 3 मैथ्स पॉइंटों पे, याद है छोटे होते रिपोर्ट कार्ड में जिसमें फेल होता था बच्चा रेड लाइन डाल देती थी मैडम नीचे उसके, ये नहीं डली, डोंट वरी, 40 मार्क्स है, पास है बच्चा। और 60 मार्क्स खींच गया पेपर 4 में इकोनॉमिक्स वाले में, इकोनॉमिक्स एंड बीसी के एमसीक्यू में आग लगा दिया, 60 मार्क्स। पहले बताओ क्या हर सब्जेक्ट में 40% मिनिमम है? यस। क्या एग्रीगेट 200 बन रहा है? यस। क्या यह बच्चा पास हो गया है? यस। अब कुछ पीड़ा वाले केस,
पहला। अकाउंट्स में 60, क्या बात है, बहुत अच्छे नंबर। हाय, लॉ में रेड लाइन आ गई नीचे 39। ये 33 वाला कॉन्सेप्ट ना लगाना। अब यहां हमारे सीए में क्या कॉन्सेप्ट चलता है, 40। अब आप नोटिस करो, बच्चे ने तो 200 प्लस भी ले लिए थे, यानी कि 50% एग्रीगेट बन गया था, लेकिन एक सब्जेक्ट का एक नंबर ले डूबा, एक सब्जेक्ट का एक नंबर ले डूबा, 40% नहीं आए हर में। तो आप सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं है, चारों पेपर दोबारा देने हैं। और एक केस मैंने जान के ऐसा बनाया है कि पेपर 1 में मैंने 60 मार्क्स अच्छे नंबर लिए, 60 छोड़ो मैं 80 भी ले लेता तो भी ये एक नंबर मेरे ग्रह में शनि बन जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहां जब आप सीए में अगले लेवल करते हैं, सीए इंटर वगैरह, वहां एक कॉन्सेप्ट अच्छा रखा हुआ है उन्होंने कि जिस पेपर में आपके 60 और मोर आ जाते हैं वो पेपर आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ती। पर वो सीए फाउंडेशन लेवल में ऐसा नहीं है, उसे हम एग्जम्पशन बोलते हैं हायर क्लासेस में। यहां एग्जम्पशन नहीं मिलती, या तो सारा क्लियर होगा या सारा रहेगा, ऑल और नन। क्या सबको तीसरा स्टूडेंट समझ में आ रहा है? दिमाग साथ साथ चल रहा है? अंतिम स्टूडेंट चारों में ही पास है, यानी 40% एग्रीगेट चारों में, सॉरी 40% इन ईच चारों में है। लेकिन ये बच्चे के अलग पंगे हैं, सब में 49 लेके बैठा हुआ है। बताओ कितने मार्क्स नहीं बने? क्या ये बच्चा सीए फाउंडेशन क्लियर है? ये 4 केस में सारे केस कवर हो जाते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा अगर कोई फैंसी केस आपके माइंड में चल रहा है तो आप पूछ लो, वैसे ये काफी फैंसी हैं। पहले 2 तो सिंपल ही हैं बिल्कुल, आखिरी 2 में, एक में क्या करा, एक सब्जेक्ट में 40 से नीचे कर दिए, पुल बैक हो गया बच्चा, चल वापस। सीए की कहते हैं एक फुल फॉर्म और है, कम अगेन, दोबारा वो पेपर देने। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज अ मे, दुनिया वो कहते पेपर। समझ रहे हो? तो हमें इन चक्करों में नहीं फंसना, हमें तो स्टूडेंट ए बनना है प्लस 20-20, 70 70 70 70, हमें तो ये स्कोर करना है। और एक बात और बता दूं, 70 70 70 70 वाला जो केस है 280 हो गए, 4 में डिस्टिंक्शन से क्लियर हो गया सीए फाउंडेशन। ये कॉन्सेप्ट है सीए में आज की डेट में। सीए फाउंडेशन या तो अकेला क्लियर होता है, 200 और मोर इज क्लियर, फिर 280 और मोर, बल्कि आई शुड से 279 और मोर, 279 पे भी डिस्टिंक्शन दे रहा है आईसीआई, यानी उसे बोलते हैं सीए फाउंडेशन क्लियर्ड विद डिस्टिंक्शन। तो अवर टारगेट शुड बी डिस्टिंक्शन, कि हमने सीए फाउंडेशन क्लियर करना है डिस्टिंक्शन के साथ। हम कहां ये चक्करों में 39 49 वाले चक्करों में पढ़ना ही नहीं। हमारी तो मार्कशीट आनी चाहिए अकाउंट्स 90, लॉ 80 85, इस तरह की मार्कशीट आए, अपने आप डिस्टिंक्शन आएगी। लास्ट बैच में हमारे हाईएस्ट मार्क्स 340 गए हैं, 340। हम तो कहां ये 200 के आसपास घूम रहे हैं अभी ये इलस्ट्रेशनों में, 340। अब ना आईसीआई ने रैंक्स निकालने बंद कर दिए सीए फाउंडेशन लेवल पे, वरना ये बच्चा 340 वाला मस्ट बी अमंग्स टॉप 15 और 20 ऑफ इंडिया। क्योंकि हाईएस्ट जो अभी तक हमें पता लगे वो 354 पता लगे हैं, तो 340 और 54 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? पंजाब लेवल पे तो इतने मार्क्स है ही नहीं किसी के पास, पंजाब क्या नॉर्थ इंडिया पूरा, तो 340 इज द हाईएस्ट स्कोर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? खैर, तो ये इलस्ट्रेशन सबके माइंड में क्लियर है। किसी के माइंड में कुछ और फैंसी केस चल रहा हो कि सर अगर ऐसा हो जाए बच्चे होते, सर अगर ये हो जाए, ये हो जाए, वैसा हो जाए, सारे केस समझ में आगे ना? इससे चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं आईसीएआई, क्योंकि शुरू में मैंने कहा आप जिस इंस्टीट्यूट के साथ अपने आप को जोड़ने जा रहे हैं, इसके साथ रिश्ता जुड़ रहा है आपका, और लाइफ टाइम का रिश्ता है, क्योंकि जब तक पढ़ रहे हैं तब तक स्टूडेंट हैं, और जब आप सीए बन जाएंगे तब आप इसके मेंबर हैं लाइफ टाइम। और एक बात और ध्यान रखना, जब मैं बोलता हूं ना सीए गितेश सिंगला, अगर मैं अपना नाम बोलता हूं तो आप देखो आपकी लाइफ में ये तो आपको अपनी फैमिली ने दे दिया है, सिर्फ ये एक चीज है जो आपने खुद कमानी है। तो इसके लिए आए हैं आप यहां। स्टार्टिंग
यानी ये ऐसी चीज है, ये 2 लेटर्स जो हैं ये आपके खुद के कमाए होंगे, जो आपके नाम के आगे हमेशा बोलेंगे लाइफ टाइम। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं ये सीए जिसने बनाने हैं वो किसने बनाने हैं? आई फॉर इंस्टीट्यूट, आई फॉर इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो देखिएगा आईसीआई की क्या सोच है, गौर करना। पहली बात तो आईसीआई की जो स्कीम है एजुकेशन की, वो इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, यानी आपको जो करिकुलम पढ़ाया जाएगा, जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी इंटरनेशनली वो एक्सेप्टेबल हैं। दूसरी चीज किसके द्वारा ये रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड्स? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। आप अगर इसको गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक ऐसी बॉडी है जो वर्ल्ड लेवल पे अकाउंट्स को स्टैंडर्डाइज करने लगी हुई है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में आपने काउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड सुना होगा, काउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, AS2, AS3। उसका क्या प्रयास होता है कि सारे लोग सेम तरीके से काउंटिंग करें। स्टैंडर्ड्स का पर्पस क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी लेकर आना, पूरे इंडिया में काउंटिंग एक तरह हो। ये आईफैक इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये ग्लोब की बात कर रहा है कि सारे वर्ल्ड में एक तरह से काउंटिंग होनी चाहिए जब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। ऐसा थोड़ी होना चाहिए इंडिया के अकाउंट्स अलग तरीके से बन रहे हैं, सिंगापुर के अकाउंट्स अलग तरीके से बन रहे हैं, दुबई के अकाउंट्स अलग तरीके से बन रहे हैं, मलेशिया के अकाउंट्स अलग तरीके से बन रहे हैं, क्योंकि आज मलेशिया के आदमी ने सिंगापुर में इन्वेस्ट करना है, सिंगापुर के आदमी ने इंडिया में इन्वेस्ट करना है। अगर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आएगी दूसरी कंट्री की, तो कैसे लेकर आओगे ग्लोबल वर्ल्ड? और आपको ये जान के अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे को पता है ज्यादातर बच्चे जो सीए में आते हैं उनको ज्यादा चीजें सीए के बारे में नहीं पता होती, बस ये पता होता है सीए नाम का एक कोर्स एग्जिस्ट करता है और कॉमर्स में अच्छा है ले लो। मैंने भी ऐसे ही करा था, लेकिन अब पढ़ा पढ़ा के चीजें बहुत सारी पता लगी हैं कि बहुत कुछ पता होना चाहिए बच्चे को स्टार्टिंग में। आपको ये जान के अच्छा लगेगा, आईसीआई आईफैक का फाउंडर मेंबर भी है। यानी आईफैक जब ये बनी थी तो कुछ कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था, उसमें से इंडिया की जो बॉडी थी वो आईसीआई थी जिन्होंने इसको बनाया, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। यानी और भी कई कंट्री के मेंबर्स होंगे, क्योंकि ये जो बॉडी है ये सिर्फ इंडिया लेवल पे बात नहीं कर रही है, ये बॉडी किस लेवल पे बात कर रही है? वर्ल्ड लेवल। नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। आईसीआई के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। पहली बात, ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। क्या होती है स्टैच्यूटरी बॉडी? जो किसी एक्ट से बनी हो पार्लियामेंट के। स्टैच्यूटरी बॉडी लीगल बॉडी है ये, यानी यहां वो प्राइवेट वाला काम नहीं है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है। बड़ी बार लोग पूछते हैं बेटा सीए कर रहे हो? बेटे कौन से कॉलेज से कर रहे हो? लोगों को पता ही नहीं होता। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है सीए स्टूडेंट के पास, फिर उसको बोलते बैठ जाता, तेरे को समझाता हूं पहले मैं। हमारा कोई कॉलेज नहीं होता, हमारी सिर्फ एक बॉडी है आईसीएआई, हम उसके पास रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को, वो हमें बुक्स भेजता है, फिर हम अपनी कोचिंग पे कोचिंग पढ़ते हैं, वही हमारा कॉलेज होता है, वही हमारा संसार होता है। वहां हम लोग पढ़ाई करके एंजॉय भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और फिर हम लोग पेपर देते हैं और पेपर क्लियर करके हमें ये बॉडी सीए बना देती है। बीच में हमें आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है 3 साल की, वो सारा बैठ के ज्ञान समझाना पड़ता है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। सीए कर रहे हो बेटा? कौन से कॉलेज से? कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, क्या है? एक स्टैच्यूटरी बॉडी विच इज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और एक्ट का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। एक्ट है तो कोई ईयर भी तो होगा ना, कंपनीज एक्ट 2013 सुना होगा, नहीं सुना होगा? वैसे ही। और आप एक बात नोटिस करें, आपको एनालाइज करवाता हूं, भारत के संविधान से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट आ गया था। संविधान तो 1950 में आया। बहुत डिटेल की बातें बताऊंगा। यानी इसका, इस प्रोफेशन का, इस कोर्स का आप महत्वता समझिए कि जिस टाइम पे अंग्रेज गए, 1947 में हमें आजादी मिली, उस टाइम की ये प्रायोरिटी लिस्ट में था कि ये बनाइए एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो बिजनेस के रखवाले भी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए हमें इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि बिजनेस जो स्टेटमेंट्स बनाएगा वो ठीक है कि नहीं है वो कौन बताएगा? सीए, ऑडिट जिसे आप बोलते हो। भारत के संविधान से पहले क्या आ गया था? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। और एक बात छोटी सी और, आखिरी बात इस लेक्चर के अंदर, कि आईसीआई का सर विजन क्या है? विजन क्या होता है? सोच।
और ये विजन 2030 के नाम से आपको आईसीआई की वेबसाइट में मिलता है। 2030 मतलब 2030, ईयर 2030 तक आईसीआई क्या सोचता है, हमारी सोच क्या है। आईसीआई की सोच के साथ जुड़ोगे तो ही तो आपको वो मिलेगा जो आईसीआई दिलवा सकता है आपको। हमारी सोच अलग चल रही है, आईसीआई की सोच अलग चल रही है, और फिर हम कह रहे हैं सीए अच्छा कोर्स नहीं है। गलत बात है ना। बॉडी की सोच तो कभी पड़ी नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बात से सीए करने आगे, बॉडी से कभी जुड़े नहीं, बाद में ये दोष देना सीए अच्छी नहीं है, गलत हो जाएगा। तो देखते हैं आईसीआई का विजन क्या है, गौर करना। कहते, और एक बात और छोटी सी, आपको ये जान के भी अच्छा लगेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सेकंड लार्जेस्ट बॉडी है हमारे वर्ल्ड में आईसीआई। फर्स्ट पे है यूएस की, यूएस एआईसीपीए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, वहां पे सीपीए होता है, हमारे यहाँ पे सीए होता है। तो हमारी सेकंड लार्जेस्ट है, पर वर्ल्ड में नंबर 2 भी बहुत अच्छा है, नॉट बैड, वेरी गुड इन फैक्ट। यस और नो, नॉट बैड ना बोलो, वेरी गुड बोलो, अच्छा लगता है। और आखिरी बात, विजन 2030 क्या है, हम लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना चाहते हैं वर्ल्ड की, वर्ल्ड में नंबर 1, लीडिंग मतलब नंबर 1। एक रेगुलेटर बनना चाहते हैं जो चीजों को रेगुलेट करे। जैसे आपने शायद बचपन में पढ़ा हो कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस वालों को रेगुलेट करता है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरह अपने बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहते हैं हम भी रेगुलेटर बनना चाहते हैं, किसका, प्रोफेशनल्स का। अब ये प्रोफेशनल्स कौन है, हम रेगुलेटर भी बनना चाहते हैं और हम उसका डेवलपर भी बनना चाहते हैं, किसका, ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स। आपको बोल रहा है सीए साहब, आप जब सीए बनेंगे मार्केट में आपको लोग प्रोफेशनल समझते हैं कि यू आर अ प्रोफेशनल, और आईसीआई कहता है मैं प्रोफेशनल डेवलप करूंगा। फैक्ट्री लगा ली मैंने, पढ़ा पढ़ा के प्रोफेशनल मैन्युफैक्चर होंगे यहां से, और उनको रेगुलेट भी करूंगा, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, डेवलप भी करूंगा, रेगुलेट भी करूंगा। ऐसे प्रोफेशनल्स बना के दूंगा जिनकी वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी होगी। क्या बात है, वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी। इसे पता है इस पूरी लाइन को मैं क्या बोलता हूं, सुनना बहुत ध्यान से, आज सोच बढ़ेगी आपकी इस कोर्स में आते हुए। आईसीएआई आपको ग्लोबल प्रोफेशनल बनाना चाहता है, आईसीएआई आपको ग्लोबल प्रोफेशनल बनाना चाहता है। सर किस चीज का, मेडिकल लाइन का, जी नहीं, लॉयर बनाना चाहता है, क्योंकि लॉयर भी प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर भी प्रोफेशनल होते हैं। आपको लॉयर या डॉक्टर नहीं बनाना, आपको पता किस चीज का प्रोफेशनल बनाना है, गौर करना। आगे अब जो ये वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये सारा आपका सिलेबस है। आपको अकाउंट्स का प्रोफेशनल बनाना है, आपको अश्योरेंस का, टैक्सेशन का, फाइनेंस का, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। फाइनेंस हमें पढ़ाएंगे, टैक्सेशन हमें पढ़ाएंगे। सर ये अश्योरेंस क्या होता है, ये ऑडिटिंग है, इसमें अश्योर करना होता है कि भाई अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं, कंपनी के अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं। भारत में सिर्फ सीए है जो ये बोल सकता है कंपनी के अकाउंट सही है या गलत है। देश का प्रधानमंत्री भी किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करके नहीं बोल सकता कि ये सही है या गलत है। आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, आपके एक साइन से लोग या तो रिलाई करेंगे उस चीज पे या लोग रिलाई नहीं करेंगे। अगर आप बोल दो अकाउंट्स ठीक हैं, तो जितने भी आप यूजर पढ़ते थे ना बचपन में, बैंक्स, रेगुलेटर, कस्टमर, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब मान लो किसी ने लोन देना है, बैंक ने 200 करोड़ का लोन देना है किसी कंपनी को। सर कैसी फिक्र बोल रहे हो, 200 करोड़ ऐसे ही होता है, बड़े बिजनेस ऐसे ही होते हैं, अडानी अंबानी, ये कोई हजारों लाखों में बात थोड़ी करते हैं, नहीं करते हैं, पर हजारों करोड़ों में बातें करते हैं, लाखों करोड़ों में बातें करते हैं, करोड़ इन लैक्स, 2 लाख करोड़। तो मैं 200 करोड़ बहुत कम फिगर ले रहा हूं, किसी बैंक से लोन लेना 200 करोड़ का, और आपके ऑडिटर ने लिखा हुआ है आपके अकाउंट्स गलत हैं, बैंक पीछे हो जाएगा, चलो साइड पे, नहीं देना लोन। जब आपका ऑडिटर ही कह रहा है आपके अकाउंट्स गलत हैं, मैं कैसे रिलाई करूं। कुछ समझ में आ रहा है। और एक इसमें ना वर्ड ऐसा है जो बच्चे नजरअंदाज कर जाते हैं, बिजनेस एडवाइजरी। क्या बात है, ये तो सोच होती ही नहीं बच्चों की, क्योंकि बच्चा आता है सीए कोर्स में ये सोच के अकाउंट्स का देवता बनूंगा,
फाइनेंस का महापंडित बनूंगा, गुरु बनूंगा। एक बात का आंसर देना, अकाउंट्स ज्यादा ब्रॉड है या बिजनेस? बिजनेस है तो अकाउंट्स है, ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स है तो बिजनेस है। नो डाउट अकाउंट्स जरूरी है बिजनेस के लिए, पर अगर बिजनेस होगा तो ही तो अकाउंटिंग होगी। अब जितने बच्चे आप यहां बैठे हो, कौन कौन अकाउंट मेंटेन कर रहा है? कुछ नहीं करते, बिजनेस ही नहीं है। जब बिजनेस होगा तभी तो हिसाब किताब रखोगे। तो आपको पता है आईसीआई तो खुद कह रहा है सिर्फ अकाउंट्स तक या टैक्स तक क्यों सोचते हो, आप तो बिजनेस की भी एडवाइस दे सकते हो लोगों को। आपको तो बिजनेस की भी नॉलेज होगी बहुत तगड़ी। लोग आएंगे आपको कहेंगे 2 लाख रुपए लो, वो मुझे बिजनेस की कंसल्टेशन दो। सर क्या इस तरह के भी बिजनेस होते हैं? यस, देयर आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स जो अपना ये काम करते हैं कि हम बिजनेस की कंसल्टेशन देते हैं, आप हमें फीस दो। इसे बोलते हैं बिजनेस एडवाइजरी। बहुत बड़ा फील्ड है ये, जो सीए वाले बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये भी हमारा फील्ड बन सकता है। क्योंकि हम लोग सिर्फ कहां तक सोचते हैं अपने आप को, अकाउंट्स या टैक्स। हमारा आईसीआई तो आपको कहां तक सोचने के लिए बोल रहा है? बिजनेस एडवाइजरी। आप ये बात फॉलो कर रहे हैं? बिजनेस इज अ ब्रॉड टर्म देन अकाउंट्स। देखो अब इसमें हम कोई मुकाबला नहीं कर रहे कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है अपने आप में। बचपन में आपने लाइन भी पढ़ी होगी, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। है सब कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको ब्रॉडनेस की बात बता रहा हूं कि हमारा आईसीआई खुद कहता है कि अपनी सोच आप पूरे बिजनेस लेवल पे भी रख सकते हो। बनाओ अपनी नॉलेज अच्छी, बताओ एडवाइस किससे लेंगे लोग? जिसको नॉलेज होगी। हम आपको नॉलेज जो इंपार्ट करेंगे सिर्फ अकाउंटिंग या टैक्स की नहीं करेंगे, हम तो बिजनेस की भी बहुत सारी नॉलेज आपको इंपार्ट करना चाहते हैं। तभी तो मैं आपको एक बात बताता हूं, +1 +2 में एग्जांपल देता हूं। मैक्सिमम +1 +2 वाले बच्चों का ना ये सोच होती है कि अकाउंट्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसकी ट्यूशन कर लो, अकाउंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स के अंदर। मैं कहता हूं गलत सोच है। +1 +2 में जो बिजनेस स्टडीज आपको पढ़ाई गई है ना, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि थ्योरी में मानता हूं, मैं मानता हूं नंबर आ जाते हैं, बिना कोचिंग के भी आ जाते हैं, लेकिन बिजनेस स्टडीज में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो और भी ज्यादा रेलिवेंट है। क्योंकि ये तो आपको धंधा करना सिखाती है। जिसने +2 के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिमाग में बिठा लिए ना, उसको बिजनेस करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिसने उसको सिर्फ रटे और आंसर लिखे हैं, वो भूल जाएगा। और इससे भी ज्यादा ब्रॉड में तो और बोलता हूं, इकोनॉमिक्स। इसमें तो सारा माइक्रो मैक्रो डिमांड सप्लाई, इसको देख के तो बिजनेस एस्टैब्लिश होते हैं। लेकिन हमारी सोच क्या होती है +1 +2 में? अकाउंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसकी ट्यूशन ढूंढ लो अच्छी सी। अकाउंट्स पढ़ना है, उसमें न्यूमेरिकल है, डेबिट क्रेडिट करना आना चाहिए हमें। ये सोच बढ़ानी पड़ेगी आपको अपनी। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। नैरो वर्ल्ड है अकाउंट्स, उससे ब्रॉड वर्ल्ड था बिजनेस स्टडीज, उससे भी ब्रॉड वर्ल्ड था इकोनॉमिक्स, इससे भी ब्रॉड बताऊं मैथ्स। वो तो हर जगह ही अप्लाई हो जाता है। इसीलिए जब सीए कोर्स भी आपको पढ़ाते हैं ना, नोटिस करो आपका इंस्टीट्यूट सिर्फ अकाउंटिंग नहीं पढ़ाता आपको, कितने सारे सब्जेक्ट हैं जिसके आगे उसने बिजनेस 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 बिजनेस, कितनी सोच बढ़ाए वो आपकी। सोचना तो आपने है। अब ये बिजनेस 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 जितना येलो हाईलाइट किया है ना, ये अच्छा चलेगा तभी तो ये आएगी अकाउंटिंग। क्या आपकी कुछ सोच बढ़ रही है चीजों को लेकर? यस और नो? तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको सीए फाउंडेशन का पासिंग क्राइटेरिया और सब्जेक्ट्स, इसके अलावा आईसीआई की क्या सोच है, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है पहले लेक्चर में बच्चों को पता होना। क्योंकि बहुत बच्चे हम देखते हैं इंस्टीट्यूट की सोच के साथ जुड़ते नहीं, ना उन्हें पता होता है इंस्टीट्यूट क्या करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है, क्या पढ़ाना चाह रहा है, क्यों पढ़ाना चाह रहा है, नहीं पता होता, बस कोर्स करते रहते हैं और बाद में सही वैल्यू बच्चों को उस चीज की नहीं मिलती। So that's all in this lecture. Thank you. All the best for this beautiful journey. Thank you.